किसान भाइयों और दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम केपी सिंह, गांव बरवाला, जिला मुजफ्फरनगर। दोस्तों, यह है मेरा तीसरा वीडियो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य के लिए है। यानी किसान के उत्पाद गेहूं, धान, गन्ना, दालें, मुर्गी, अंडे, मछली, पशु आदि जिसका भी आप नाम लें वह इसमें शामिल है कि बिक्री के कानून से संबंध में है। इस कानून के बारे में भी सरकार का कहना है कि यह किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वहीं किसान कह रहे हैं कि ये भी किसानों की जान का दुश्मन है और किसानों को तबाह करने वाला है। पहले हम जान लेते हैं कि इस नए कानून में क्या है। इस नए कानून के अनुसार कोई भी किसान या व्यापारी या ई ट्रेडिंग कंपनी किसानों की उपज का व्यापार मंडी के बाहर ट्रेडिंग एरिया यानी व्यापार क्षेत्र से पूरे भारत में कहीं भी करने के लिए आज़ाद होगा। मतलब किसान अपनी उपज घर बैठे कहीं भी बेच सकता है या कहीं भी ले जाकर बेच सकता है। सरकारी या प्राइवेट मंडियों की बाउंड्री के बाहर भी किसी भी जगह कृषि उपज का लेन देन हो सकता है, जैसे किसान का खेत, फैक्ट्री, गोदाम, साइलो आदि को व्यापार क्षेत्र माना जाएगा। कोई भी व्यापारी कृषि उपज का व्यापार किसी भी किसान के साथ या किसी अन्य व्यापारी के साथ कर सकता है, बशर्ते उसके पास पैन नंबर हो। प्रत्येक व्यापारी जो किसानों के साथ लेन देन करता है, किसानों की उपज का भुगतान उसी दिन या अधिकतम 3 दिनों में करना होगा और डिलीवरी की रसीद भुगतान राशि लिखी हुई के साथ किसान को उसी दिन देनी होगी। कोई भी फर्म या कंपनी जिसके पास पैन नंबर है, कृषि उत्पाद के भारत में कहीं से कहीं व्यापार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफार्म बना सकता है और उसे चला सकता है। इस नए व्यापार क्षेत्र में कृषि उपज के व्यापार और वाणिज्य के लिए किसी भी किसान या व्यापारी या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म को कोई बाजार शुल्क या उपकर या लगान नहीं देना होगा। इस कानून से राज्यों के कानून रद्द नहीं किए गए हैं। किसान चाहे तो मंडी में जाकर भी अपनी उपज को बेच सकता है और व्यापारी मंडी में व्यापार कर सकता है। मुझे तो इसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती जिस पर किसी को एतराज़ हो। चलो पुराने कानून को भी देख लेते हैं। तो फिर बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ी सरकार ने फैक्ट्रियों के लिए सस्ता कच्चे माल दिलाने के लिए कृषि उत्पाद की बिक्री पर कंट्रोल करना शुरू किया। सबसे पहले हैदराबाद राज्य में कपास के दाम पर कंट्रोल किया, क्योंकि कपास मैनचेस्टर की मिलों में जाती थी। अंग्रेज़ों को किसानों या उपभोक्ता के हित की कोई चिंता नहीं थी। उसके बाद 1938 में चौधरी छोटूराम ने पंजाब कृषि उत्पाद मंडी कानून पंजाब विधानसभा में पेश किया। उस समय व्यापारी किसान का हर तरह से शोषण कर रहे थे। व्यापारी किसान को कर्जा देकर उनकी फसल औने पौने दाम पर खरीदते थे। किसानों से तुलाई ढुलाई आदि के नाम पर भारी कटौती करते थे और ऊपर से तराजू की कानी डंडी और खोटे बाट से अधिक अनाज को कम करके तोलते थे। चौधरी छोटूराम ने 8000 तराजू की जांच कराई तो 69% कानी डंडी वाले पाए गए और 6000 बाटों की जांच कराई तो 41% खोटे पाए गए। उस समय सभी व्यापारी इस कानून के विरोध में खड़े हो गए। उस समय के प्रसिद्ध उद्योगपति और नेता गोकुल चंद नारक ने कहा था, ये मार्केटिंग बिल नहीं मारकूट बिल है, ये हमें बर्बाद कर देगा। कर्जा निवारण कानून और बेनामी कानून से व्यापारी पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। इस कानून में मंडी समिति बननी थी और उसमें 2/3 सदस्य किसान होने थे। इस पर गोकुल चंद नारंग ने यहाँ तक कहा कि इस बिल के पास होने पर 2 धेले का जाट लखपति बनिए के बराबर मार्केटिंग कमेटी में बैठेगा। तब की अंग्रेज सरकार ने 1938 में पूरे देश के सभी राज्यों के लिए ड्राफ्ट कानून बनाया, पर वो सिरे नहीं चढ़ सका। आज़ादी के बाद भी सरकार की मुख्य चिंता उपभोक्ताओं को सस्ता भोजन और फैक्ट्रियों को सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराने की थी। किसान दूसरे पायदान पर थे। कृषि उत्पाद के भाव को कंट्रोल करने के लिए एपीएमसी कानून लगभग सभी राज्यों ने 1960 से 1970 के बीच बनाए, जैसे पंजाब कृषि उपज मार्केट कानून 1961 और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 का है। मूलतः दोनों लगभग समान हैं। इस कानून के तहत किसान की उपज की पहली बिक्री केवल मंडी में होगी। सरकार को कहीं भी मंडी बनाने का अधिकार है और उसका मंडी क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। यानी उस क्षेत्र के किसान
केवल उस पर्टिकुलर मंडी में ही जाकर के अपना सामान बेच सकते हैं। मंडी को मंडी समिति कंट्रोल करेगी। मंडी समिति किसान और व्यापारी दोनों के हितों को देखेगी। व्यापारियों को लाइसेंस देगी, व्यापारी से निश्चित टैक्स लेगी, बाट तराजू की लगातार जांच करेगी। इससे किसानों का भयंकर शोषण उस समय तो कम हो गया, पर समय के साथ भ्रष्टाचार और कई अन्य बुराइयां पैदा हो गई। व्यापारी एकजुट होकर दाम को मनमाने तरीके से कंट्रोल करके मोटा मुनाफा कमाने लगे और फिर किसान अपनी फसल के वाजिब दाम पाने से वंचित रह गया। वर्तमान में इस बीमारी से पंजाब और हरियाणा के किसान कम प्रभावित हैं, क्योंकि उनकी मुख्य फसल गेहूं और धान की लगभग पूरी पैदावार एमएसपी पर सरकार खरीद लेती है और वे व्यापारी कार्टेल का शिकार होने से बच जाते हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल गन्ना का ज़्यादातर हिस्सा सरकार द्वारा निर्धारित दाम पर मिल में चला जाता है। अतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी अब व्यापारी कार्टेल का शिकार होने से काफ़ी कुछ बचे हुए हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पुराने किसानों को 30 साल पहले की याद दिलाना चाहता हूँ, जब इतनी चीनी मिलें नहीं थी और उनके गुड़ के साथ गुड़ मंडी में क्या होता था, जब व्यापारी कार्टेल बनाकर बहुत कम दाम लगाते थे और किसान के पास कोई चारा नहीं बचता था सिवाय खुलेआम लुटने के। 2018 में उत्तर प्रदेश मंडी कानून में बदलाव करके किसान को अपनी इच्छानुसार राज्य के भीतर या राज्य के बाहर कहीं भी अपने उत्पाद बेचने का अधिकार दे दिया गया। कोई भी आदमी मंडी समिति से लाइसेंस लेकर प्राइवेट मंडी स्थापित कर सकता है। कोई भी आदमी अपने प्राइवेट भंडार गृह, शीत गृह, प्रोसेसिंग यूनिट, साइलो आदि स्थान पर किसान के खेत के पास कलेक्शन सेंटर को भी मंडी समिति से लाइसेंस लेकर मंडी की तरह इस्तेमाल कर सकता है। अब 2020 में उत्तर प्रदेश के 2018 के बदले हुए कानून को केंद्र सरकार ने नया कानून बनाकर पूरे भारत में लागू कर दिया है। एमएसपी क्या है, थोड़ी इस पर भी बात कर लेते हैं। 1960 के दशक में देश में अनाज की भारी कमी थी। अनाज विदेशों से आयात करना पड़ता था। बहुतों को याद होगा जब 1965 में भारत पाक युद्ध के समय अमेरिका ने गेहूं देने से मना कर दिया तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से रविवार को एक समय का व्रत रखने की प्रार्थना की थी। फिर 1966-67 में सरकार ने किसानों को लालच दिया कि यदि वे गेहूँ पैदा करेंगे तो सरकार उस समय के मार्केट रेट से ज़्यादा और कम से कम 47 रुपये क्विंटल में खरीद लेगी, जिसे एमएसपी कहा गया। ये किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं था। मैं आपको यह भी याद दिलाना अपनी ड्यूटी समझता हूं कि 1982 में जब गेहूं का मार्केट भाव एमएसपी से ज़्यादा था तो सरकार ने लेवी कानून बनाकर किसानों से ज़बरदस्ती 152 रुपये प्रति क्विंटल पर छीन लिया था। पुराने लोगों को इसकी ज़रूर याद होगी। अब फिर वही एक्सप्रेशन, इस कानून से किसी को फ़ायदा है या नहीं, अगर है तो किसे। सीधे तौर पर इस कानून से छोटे बड़े सभी व्यापारियों को फ़ायदा है। उन्हें लाइसेंस राज से मुक्ति मिल रही है और पूरे देश में कहीं भी व्यापार करने की छूट। किसानों को इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है। हाँ, किसान को इससे फ़ायदा हो सकता है अगर वे किसान कम व्यापारी बनने की कोशिश करें और वे अपनी उपज को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। इस स्थिति में नया कानून उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद से आज तक 2-2.5 साल के दौरान मंडी कानून में बदलाव से किसी किसान को कोई नुकसान अभी तक नोटिस में नहीं आया है। कई किसान अपना गुड़ बनाकर मेरठ, मोदीनगर, दिल्ली आदि शहरों में सीधे उपभोक्ताओं को गुड़ मंडी से 1.5 गुने दाम पर बेच पा रहे हैं। अब इस कानून में कोई सुधार की गुंजाइश है? हाँ है। सरकार को इस कानून में लिखना चाहिए कि सरकार अपने लिए खरीद केवल सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सीधे किसानों से ही करेगी, व्यापारियों के माध्यम से नहीं। और अगर संभव हो तो किसानों से भी प्रो रेटा आधार पर इसकी खरीद करनी चाहिए। अंत में मेरी राय में इसका विरोध जायज़ नहीं है और कानून वापस लेने की मांग तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।